हेलो दोस्तों। तो हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी का पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लॉ। तो हमारा यह है आपका क्लास 8 है, एनसीईआरटी की बुक है। सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो है कि बच्चों को यह मदद करता है। ठीक है, आपको अगर पढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एनडीए हो गया, या फिर जो है सो आपका सीडीएस हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है जॉब से रिलेटेड, वहाँ पे आपको ये जो है सो कोर्स मदद करेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग आप इसका अगर देख रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं और आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मोटिवेशन हो। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे आपका अंडरस्टैंडिंग लॉ। ओके, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 अंडर अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है, या अगर हम कहें तो कानून को समझना। कानून को समझना, अंडरस्टैंडिंग लॉ और कानून को समझना। चलिए हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि पार्लियामेंट जो है कानून बनाता है। ओके, पार्लियामेंट क्या करता है? कानून बनाता है। या कहिए कि ये भारत देश हो गया, डेट इज़ द इंडिया। तो इंडिया में एक तरह से मेजर ऑर्गन की बात करते हैं, डिवीज़न की बात करते हैं। सेंटर हो गया और दूसरा जो है वह स्टेट हो गया। सेंटर में जो है वह आपका पार्लियामेंट जो है यह आपका लॉ मेकिंग बॉडी है। ओके, तो यहाँ पे सेंटर में जो है सो लॉ मेकिंग बॉडी जो है सो पार्लियामेंट में है और इसमें 3 चीज़ें आती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा और फिर पी अगर हम लिखते हैं तो आप लोग समझिएगा कि यह प्रेसिडेंट है। ये तीनों जो है सो मिल करके लॉ का निर्माण करते हैं। स्टेट में जो है सो आपका स्टेट इसको हम लोग SLA पढ़ सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यह जो है सो स्टेट में रूल बनाने का काम करती है। इसमें कौन कौन सा आता है? तो यहाँ पे आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और कहीं पे होता है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये अभी 6 ही जगह पे है। आप लोग नाम कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे। साथ में आपका गवर्नर हो गया। ठीक है, ये सब लोग मिल करके स्टेट में अपने फील्ड में लॉज को बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि लॉ क्या होता है। अभी तो आपने समझ लिया कि लॉ बनता कैसे है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लॉ। लॉ क्या है भाई?
ठीक है, या लॉ की आवश्यकता क्यों है, इसको हम लोग समझते हैं। ओके, चलिए। अब हम आगे बात करेंगे, जो टॉपिक है आपका डू लॉज डू लॉ अप्लाई टू ऑल, क्या यह जो है सो लॉ सबके ऊपर अप्लाई होगा, इसके बारे में अब हमें समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री की बात आती है वहाँ पे क्या चीज़ की बात आती है, वहाँ पे इक्वालिटी की बात आती है, और जब इक्वालिटी की बात आती है तो जस्टिस की बात आती है। जस्टिस की बात आती है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपका रूल जब लॉ का होगा तो जो है सो एक तरह से कहा जाएगा कि इक्वालिटी या जस्टिस है। रूल ऑफ लॉ, या एक तरह से कहा जाए तो ऑल पर्सन इक्वल बिफोर लॉ, ऑल पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रूल ऑफ लॉ में इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक कंट्री है तो नो पर्सन no person discriminated on ground of religion, race, caste, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे है कि आपको किसी भी पर्सन को आप भेदभाव इन सारे ग्राउंड्स पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यह कौन सा ग्राउंड है, यह एक तरह से कहा जाए तो रिलीजियस ग्राउंड है। ओके, दीज ऑल आर द रिलीजियस ग्राउंड। अगर यह अप्लाई होगा तो रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। ओके, तो इसको हमें रिलीजन को स्टेट से अलग रखना पड़ेगा, रेस को स्टेट से अलग रखना पड़ेगा, कास्ट को स्टेट से अलग रखना पड़ेगा, प्लेस ऑफ बर्थ को स्टेट से अलग रखना पड़ेगा। इट मीन्स दैट वी कैन अप्लाई द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे है कि आपका नो पीपुल अबव द लॉज, कोई भी व्यक्ति जो है सो रूल से बड़ा नहीं है, रूल सबसे बड़ा है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में, फॉर सेम क्राइम नो इक्वल पनिशमेंट। पुराने टाइम में आप सेम क्राइम किए हैं लेकिन पनिशमेंट अलग अलग होगा ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, तो हम लोग देख रहे थे कि आपका एंशियंट टाइम में इक्वल लॉ नहीं था, ठीक है। सेम क्राइम के लिए जैसो जास्ट कास्ट के आधार पे जैसो यहाँ पे डिसीजन होता था। तो यहाँ पे जो आपका रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, एक तरह से कहा जाए तो इसको हम मिटा देते हैं पहले। जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है आपका, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट कहाँ से आता है? तो जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं इंडिया में ब्रिटिश। ब्रिटिश जैसे रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को भारत देश में इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार, ठीक है। उसके बाद में लेकिन यहाँ पे ये लोग भी इक्वालिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, और इनके पास भी सेम ही कंडीशन था कि सेम क्राइम्स के लिए जो है सो क्राइम सेम है, लेकिन इंडियन के लिए और ब्रिटिश के लिए अलग अलग सज़ा होती थी, अनइक्वल पनिशमेंट था। इसके अलावा जो है सो आपको 1870 में आपका सेडिशन का कानून आ जाता है, देशद्रोह का। उसके बाद में आपका यहाँ पे 1918 में आता है आपका 1918 में आता है रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बिना ट्रायल्स के सीधे उठा करके जेल में डाल दिया गया। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश हैं, भले यहाँ पे ये एक तरह से कहा जाए तो रूल ऑफ लॉ को लेके आते हैं, ये इंडियंस के लिए रूल ऑफ लॉ था लेकिन अंग्रेज के लिए नहीं था। ओके, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटिश के टाइम में एप्लीकेबल इंडियन पे नहीं था, वो ब्रिटिश पे इंडियन पे था, ब्रिटिश पे नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से कहा जाए तो जो लॉ होता है ए सेट ऑफ रूल होता है और यह सेट ऑफ रूल जो है सो सबके ऊपर अप्लाई होता है, और यह जो है सो आपका इवोल्यूशन विथ टाइम, और यह जो है सो समय के साथ इवॉल्व होके आया है भारत देश में, अचानक से यह नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद में एक आया है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, वह है क्या? वह है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। एक्चुअल में यहाँ पे मान लीजिए कि आपका
फादर डेथ के बाद में जो प्रॉपर्टी होगा वह 3 पार्ट में बटेगा इक्वली। जो मदर होगी वह 1 पार्ट लेगी, और डॉटर होगी वह 1 पार्ट लेगी, और बेटा होगा वह 1 पार्ट लेगा। दैट इज़ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। और जब आपका मदर डेथ करेगी तो फिर जो है सो यहाँ पे आधा आधा बट जाएगा। ठीक है, तो यह जो है सो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के हिसाब से है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कानून आए हैं। तो यह क्या है, यह एक लॉ है। दिस इज़ द लॉ। और यह लॉ किसने पास किया है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, दिस लॉ इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आया है कि हाउ टू फॉर्म द न्यू लॉज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉ। न्यू लॉज का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया क्या है यहाँ पे कि आपका यह लोकसभा हुआ और यह आपका राज्यसभा हुआ, और इसके ऊपर जो है सो प्रेसिडेंट हुआ। ओके, और एक कंबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कंबाइन को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा विद द प्रेसिडेंट दैट फॉर्म द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो है यह क्या है आपका, यह जो है सो आपका लॉ मेकिंग बॉडी है। मतलब यह क्या करती है, यह कानून बनाती है। अब यहाँ पे है कि लॉ का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, पब्लिक डिमांड करती है कि भाई तुम लॉ बनाओ। ठीक है, या जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट भी नए ड्राफ्ट करती है और यह जो है सो पार्लियामेंट में पुट करती है, पार्लियामेंट उसको लॉ बनाती है, या फिर जो है सो आपका डिमांड बाय सोशल मीडिया या जो है सो आपका न्यूज़ चैनल, ये लोग भी डिमांड करते हैं, या फिर जो है सो प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह जो है सो अगर आपको कंपेल करता है तो यहाँ पे नया लॉ बनेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह लॉ जो है सो या तो पब्लिक डिमांड कर रही है उस लॉ के लिए, या फिर जो है सो एक तरह से कहा जाए तो आपका सोशल मीडिया से डिमांड आ रहा है, प्रेशर ग्रुप से डिमांड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉ मेकिंग में एक तरह से कहा जाए तो जो पब्लिक है, हाँ, ये जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉ इसी के ऊपर तो बन रहा है।
ठीक है। तो ये जो है सो आपका लॉ मेकिंग हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका कंट्रोवर्शियल लॉ, या एक तरह से कहा जाए तो अनपॉपुलर लॉ। जब अनपॉपुलर लॉ होगा तो क्या होगा, पब्लिक जो है सो आवाज़ खड़ी करने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अनपॉपुलर लॉ जो है सो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या कहें कि अगेंस्ट द पब्लिक, ओके, या एक तरह से कहा जाए तो पीपुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ। जैसे आपका अभी फार्मर वाला जो आया था, फार्मर लॉ आया था, या कहिए कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी आया था। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसी लॉ बना तो दी, गवर्नमेंट ने ऐसी लॉ बना दी, तो यहाँ पे इसके लिए या तो एक तरह से कहा जाए तो गवर्नमेंट सेल्फ, एक तरह से कहा जाए तो ड्रॉ बैक द लॉ। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, पीछे खींच लेती है, विड्रॉ कर लेती है उसको, ठीक है। या फिर दूसरा एक तरीका ये रहता है कि चैलेंज इन कोर्ट, ओके। और कोर्ट अगर यहाँ देखती है कि लॉ जो है आपका अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे लॉ को वो क्या करती है, वॉइड करार दे देती है, ठीक है, या इसको इंड कर देती है। तो यहाँ पे लॉ दो तरह से, अगर गड़बड़ लॉ है तो दो तरह से उसका ख़त्म किया जाता है। एक तो तरीका यह है कि गवर्नमेंट खुद ही विड्रॉ कर ले, या दूसरा तरीका यह है कि जो है सो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है सो, या हाई कोर्ट उसको वॉइड करार दे दे कि ये लॉ सही नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए, ओके। तो देखिए हमने जो है सो आपको आपके इसके कंप्लीट इस चैप्टर को किया है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।